हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 जो कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी जिसे हम लोग सीएसएस बोलते हैं। उसका हमारा सेकेंड यूनिट है कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसी। तो इस वीडियो में हम इस यूनिट को कंप्लीट स्टडी करेंगे और साथ ही साथ आपको पीपीटी नोट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाएंगे। इससे पहले हमने यूनिट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने यूनिट 1 अभी तक नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप उसे पहले स्टडी करें, क्योंकि यूनिट 1 और यूनिट 2 एक दूसरे से रिलेशनल होते हैं, इसलिए पहले यूनिट 1 पढ़ना जरूरी होता है। हम लोग सबसे पहले इस यूनिट में देखेंगे कि कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसी क्या होती है। तो हम कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसी का मतलब से ही नाम पता चलता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यहाँ पे होता है गोपनीयता, और पॉलिसी का मतलब हम समझते हैं कोई पॉलिसी होती हैं तो उनको हम कैसे यहाँ पे गोपनीय रखेंगे। तो एक कॉन्फिडेंशियली पॉलिसी इज सिक्योरिटी पॉलिसी डीलिंग विथ ओनली कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जो कोई पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं उनको हमें कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ डील करना होता है, मतलब गोपनीय तरह से हमें उनको डील करना होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्राइवेसी, मतलब किसी प्राइवेसी का अगर वो गोपनीय रहेगी वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर किसी की प्राइवेसी जो है लीक हो जाएगी, मतलब गोपनीय नहीं रहेगी, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर वो जो गोपनीय रहती है मतलब कॉन्फिडेंशियल रहती है तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएशन नहीं होती है। इट एन इशू रिकॉग्नाइज इन द लॉ ऑफ मेनी गवर्नमेंट इंटिटीज, ये कई बार इशू क्रिएट आपको देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट्स में उनके लॉज में अगर वो उनके जो पॉलिसीज होती हैं वो नॉन कॉन्फिडेंशियल हो जाती हैं, लीक हो जाती हैं, तो वहाँ पे इशू क्रिएट आपको देखने को मिलता है। इट पुट कंस्ट्रेंट ऑन द व्हाट इंफॉर्मेशन कैन लीगली बी ऑब्टेन फ्रॉम एन इंडिविजुअल, कैसे किसी इंडिविजुअल से उसकी इंफॉर्मेशन लीगली जो ली जाती है। आल्सो इट प्लेस कंस्ट्रेंट द डिस्क्लोज एंड यूज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, कि मतलब आपको कब किस प्लेस पे उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है या उसका यूज कैसे करना है, ये सब चीज़ यहाँ पे देखना है। अनऑथोराइज्ड डिस्कोर्स कैन रिजल्ट इन पेनाल्टीज दैट इंक्लूड जेल और फाइन, मतलब कि अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोज मतलब कि जहाँ पे आपको वो जो इंफॉर्मेशंस हैं किसी गवर्नमेंट के हैं या किसी कंपनी की हैं जो गोपनीय रखना था वो डिस्क्लोज करते हैं। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, लीगली आपने किसी कंपनी से कोई इंफॉर्मेशन ली है, आपसे उस कंपनी ने आपसे कोई काम करवाना चाहती है, आप या उस कंपनी के मेंबर हैं, तो उसने आपको इंफॉर्मेशन दी, जैसे लीगली दिया आपने, लेकिन उसको क्या किया कि अनऑथोराइज तरीके से उसको डिस्क्लोज कर दिया, पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, आपको फाइन भी हो सकती है, जेल भी हो सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसी प्लेस नो ट्रस्ट इन ऑब्जेक्ट, मतलब जो कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसी होती है ये किसी ऑब्जेक्ट पे क्या होती हैं कि ये भरोसा नहीं करती हैं। द पॉलिसी स्टेटमेंट डिक्टेट वेदर दैट ऑब्जेक्ट कैन डिस्क्लोज, मतलब कि कहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को डिस्क्लोज करना है। से नथिंग अबाउट वेदर द ऑब्जेक्ट शुड बी बिलीव्ड, मतलब कि ये क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट पे तो भरोसा रखती नहीं, जो हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसीज होती हैं ये कभी किसी ऑब्जेक्ट पे भरोसा नहीं करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसीज का जो गोल होता है वो क्या होता है। यहाँ पे हमने लिखा गोल, टू मेंटेन एंड आउटलाइन फॉर द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेटवर्क। क्या होता है, ये आउटलाइन मेंटेन करती हैं किसी मैनेजमेंट का के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क के लिए, ये उसका आउटलाइन मेंटेन करते हैं। टू प्रोटेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटिंग रिसोर्स, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का कंप्यूटिंग रिसोर्स प्रोटेक्ट करती हैं। टू एलिमिनेट लीगल लाइबिलिटीज अराइजिंग फ्रॉम द वर्कर और थर्ड पार्टीज, जो लीगल लाइबिलिटीज होती हैं उनके वर्क जो कंपनी के वर्कर के थ्रू या थर्ड पार्टीज जो होती हैं उनके थ्रू होती हैं, उनको ये एलिमिनेट करती हैं। टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ कंपनीज कंप्यूटिंग रिसोर्स, किसी कंपनी के जो कंप्यूटिंग रिसोर्स है उसको वेस्टेज होने से रोकते हैं। और साथ ही साथ जो अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ द डाटा होता है, किसी कंपनी का अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन डाटा का ना हो सके, उसको भी ये प्रिवेंट करती हैं। तो हम अब देखेंगे कि इसके बाद क्या है, हमने यहाँ पे लिया डिस्क्रिटरी एक्सेस कंट्रोल, जो हमारा डैक होता है। हम यहाँ पे डैक को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हमारा मैक को भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। हम इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली समझेंगे कि क्या होता है इन दोनों के डिफरेंस में। हम पहले हिंदी में बात कर लेते हैं।
जैसे कि जो हमारा डिस्क्रिटरी एसेस कंट्रोल डैक होता है और हमारा जो सेकंड होता है मैंडेटरी एसेस कंट्रोल, इनमें डिफरेंस ये होता है कि जैसे आप किसी जो कंपनीज हैं, जो एजुकेशनल कंपनीज हैं, जो ऑनलाइन पढ़ाती हैं या कुछ करती हैं, अगर आप उनके कोर्सेज खरीदते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कोर्सेज जब खरीदते हैं आपको एक यूज़र आईडी, एक स्पेशल यूज़र आईडी दिया जाता है, एक लॉगिन पासवर्ड दिया जाता है, उसके थ्रू आप लॉगिन करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जो डैक में क्या होता है, जब आप लॉगिन करते हैं तो उसका ऑनर, यहाँ पे लिखा है देखिए, ऑनर ग्रुप जो होता है वो उसे एसेस करने की परमिशन देता है या नहीं देता है। अगर आपको जो से देखता है कि आप लीगल हैं तो आपको परमिशन देता है, अगर आप इलीगल हैं तो आपको परमिशन नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो मैक में हमारा होता है, मैक में बेसिकली पूरा सिस्टम जो कंट्रोल करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। यहाँ पे देखिए लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा ओएस होता है वो कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हम एक बार डिफिनीशन से देखते हैं क्या यहाँ पे बात की गई है। डिस्क्रिटरी एसेस कंट्रोल डैक इज ए टाइप ऑफ सिक्योरिटी एसेस कंट्रोल दैट ग्रांट और रिस्ट्रिक्ट, मतलब किसी को ग्रांट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है ऑब्जेक्ट एसेस वाइव इन एन एसेस पॉलिसी डिटरमाइंड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑनर, मतलब कि किसी जो उसकी पॉलिसीज हैं वो ऑनर के थ्रू या ग्रुप के थ्रू, और सब्जेक्ट की बात यहाँ पे यही की गई। सब्जेक्ट का मतलब होता है किसी कोई व्यक्ति जिसका कोई नाम निर्धारित नहीं होता है, उसे हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर डैक मैकेनिज्म कंट्रोल आर डिफाइंड बाय यूजर आइडेंटिफिकेशन विद द सप्लाइड क्रेडेंशियल ड्यूरिंग ऑथेंटिकेशन सच एज यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पे मैंने पहले बताया कि जब कोई यूजर आईडी उसको एक पर्सन को मिलता है, एक उसका पासवर्ड होता है, उसके थ्रू वो ऑथेंटिकेट करता है, उसमें लॉगिन करता है, उसमें एक्सेस करता है, तो उसका एक स्पेसिफिक यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट किया जाता है। इन डैक ईच सिस्टम ऑब्जेक्ट हैज एन ओनर, मतलब कि हर सिस्टम में एक ओनर होता है, एंड ईच इनिशियल ऑब्जेक्ट ओनर इज द सब्जेक्ट दैट कॉजेज इट्स क्रिएशन, मतलब को जो उसका ईच जो इनिशियल ऑब्जेक्ट ओनर होता है उसका जो क्रिएशन होता है या उसमें अदर चेंजेस होते हैं वो ओनर के थ्रू किया जाता है। डैक आर डिस्क्रिटली बिकॉज द सब्जेक्ट मतलब ऑनर कैन ट्रांसफर ऑथेंटिकेटेड ऑब्जेक्ट और इंफॉर्मेशन एसेस टू अदर यूजर। क्या होता है कि यहाँ पे ऑनर दूसरे यूजर को वो जो इंफॉर्मेशन है या एसेस करने की जो उसको जो एसेस करने के लिए उसके पास पासवर्ड या आईडीज हैं वो दूसरे यूजर को ओनर ट्रांसफर सकता है। इन अदर वर्ड द ऑनर डिटरमाइंस ऑब्जेक्ट एसेस प्रिविलेज, मतलब कि उस यहाँ पे सीधी बात कहने का यही मतलब है कि जो ऑनर डिटरमाइन करता है कि कौन एसेस करता है कि कौन नहीं कर पाए, वो चीज़ यहाँ पे ओनर के थ्रू किया जाता है। लेकिन हमारा जो मैंडेटरी एसेस कंट्रोल होता है, जो हमारा मैक होता है, उसमें ओनर एक व्यक्ति नहीं होता। यहाँ पे क्या होता था कि ये ऑनर करता है, किसी कंपनी का ऑनर है या किसी साइट का ऑनर है या ऑनर हो या मैनेजर है, वो जो स्पेसिफिक उस कंट्रोल के लिए वहां पे बैठाया गया है। लेकिन मैंडेटरी जो कंट्रोल होता है एसेस कंट्रोल, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किया जाता है। मैंडेटरी एसेस कंट्रोल मैक इज ए टाइप ऑफ एसेस कंट्रोल बाय विच द ऑपरेटिंग सिस्टम कंस्ट्रेन द एबिलिटी ऑफ ए सब्जेक्ट एसेस टू परफॉर्म ऑपरेशन। क्या होता है कि यहाँ पे मैंने पहले बताया कि ये जितने मैक में क्या होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करना है, आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड जो होता है वो एक उसी में जो कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका पहले से डिफाइन किया जाता है कि ये यूज़र आईडी का ये पासवर्ड है, इसके इस डेट से इस डेट तक ये एक्सेस कर सकता है, उसमें पहले से डिफाइंड होता है। मैक क्राइटेरिया आर डिफाइंड बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके द्वारा डिफाइन किया जाता है। स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके थ्रू, सिक्योरिटी कर्नल और अनेबल टू अल्टर बाय एन इंड यूज़र। ये यहाँ पे होता है हमारा मैक में। मैंडेटरी एसेस कंट्रोल वर्क बाय असाइनिंग ए क्लासिफिकेशन लेवल टू ईच फाइल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होता है और जो एक क्लासिफिकेशन किया जाता है, क्लासिफिकेशन में हमारा होता है जो कॉन्फिडेंशियल, मतलब हमने अभी ये जो कॉन्फिडेंशियल की बात हमने यूनिट 1 में अच्छे से की थी। अगर आपने अभी यूनिट 1 को नहीं देखा है
तो आप जाके यहाँ पे ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पर जाके आप यूनिट 1 को देख सकते हैं। उसमें से आपको, अगर आपने यूनिट 1 अभी तक नहीं देखा तो उसको देखना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम चीज़ें यूनिट 1 से मिलती जुलती रहेंगी। अगर ये चीज़ें आपको नहीं जानकारी रहेगी, क्योंकि पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी है, ये पांचों यूनिट जो हमारा है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो पीछे का आपको नहीं आएगा तो आगे समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ पे हमने 3 टाइप में हमारा जो क्लासिफिकेशन अभी एक एग्जांपल के तौर पे दिया है कि कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। मतलब कि हमारे जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, सीक्रेट कौन सी है, टॉप सीक्रेट कौन सी है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे क्लासीफाई हम करते हैं। ईच यूजर एंड डिवाइस ऑन द सिस्टम इज असाइंड ए सिमिलर क्लासिफिकेशन एंड क्लियरेंस। मतलब कि जो यूज़र होता है और जो डिवाइस होते हैं उसका सिमिलर क्लासिफिकेशन और क्लियरेंस लेवल डिफाइन किया, असाइन किया जाता है। When a person or device try to access specific resource, the OS security kernel will check entities credential to determine whether access will be granted। मतलब कि जब कोई पर्सन, यहाँ पे सिंपल वही बात की है कि एक्सेस करने के लिए अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से उसमें एंटिटीज़ जो अपने देता है, तो वहाँ पे क्या होता है, OS होता है या कर्नल जो होता है ये उसे चेक करता है कि वो एक्सेस करने लायक है या नहीं, तभी उसको वो ग्रांट करता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे डैक और मैक में एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, क्योंकि कई बार ये नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं 10 नंबर में या 10 नंबर में पूछता है तो डैक और मैक पूछता है, फिर उसके बाद इन दोनों के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी पूछ लेता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डैक का एडवांटेज देखेंगे कि डैक का क्या एडवांटेज है। सबसे पहले इसका जो एडवांटेज है वो इंट्यूटिव है, मतलब कि ये सहज होता है। यहाँ पे ऑनर के थ्रू कंट्रोल सिस्टम होता है, तो ये सहज मतलब कि अगर आपकी, जैसे आपने किसी कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, तो आपकी जो स्टडी डेट थी इंड हो जाती है, तो आप क्या होता है कि ऑनर से बात करते हैं, सर मेरा और थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, तो वहाँ पे क्या होता है वो आगे डेट इंक्रीज कर देता है। लेकिन अभी देखेंगे इसमें जो हमारा मैक में है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में तो आपके एक पर्सन, सिंगल पर्सन के लिए चेंजेस किया नहीं जा सकता, वहाँ तो हर चीज़ें सभी पर्सन्स के लिए रहेगा, तो अपनी पॉलिसी तो चेंज करेंगे नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें एडवांटेज मिलता है डैक में, इजी टू इम्प्लीमेंट होता है हमारा। और डिसएडवांटेज में अभी हम देखें तो हमें क्या होता है, यहाँ में हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारा एसएस कंट्रोल लिस्ट होती है उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, और मेंटेनेंस ऑफ ग्रांट, मतलब कब ग्रांट देना है या नहीं देना है उसके भी हमें यहाँ पे मेंटेनेंस करना पड़ता है। लेकिन हमें जो मैक होता है वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा पहले से सब कंट्रोल्ड हो, जो स्पेसिफाइड किया जाता है, एक स्टोरेज में रहता है, तो वहाँ पे बार बार हमें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे देखिए, इंश्योर ए हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रिवेंटिंग एनी इलीगल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कि ये जो मैक होता है ये इंश्योर बहुत होता है। भाई इंसान में कहीं कहीं गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन जो मैक होता है इसमें पहले से साइंड होता है, जो चीज़ पहले से लिख के रखी गई है कि यही चीज़ होनी है, तो उसमें क्या गलती होनी है, वो असाइन पहले से स्पेसिफिक उसको कोड दे दिया गया है कि इस कोड पे तुम्हें काम करना है, तो वही कोड वो काम करेगा। सुटेबल फॉर मिलिट्री एंड हाई सिक्योरिटी टाइप ऑफ एप्लीकेशन। ये जो हमारा मैक होता है ये सिक्योरिटी जो हमारी आर्मी होती हैं इसको यही यूज करते हैं, ये हमारा डैक नहीं यूज करती हैं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएशन ज़्यादा होते हैं। ये हमारा सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है डैक के कंपेरिजन में, तो इसलिए जो मिलिट्री फोर्स में हमारा मैक यूज किया जाता है। अब हम देखें डिसएडवांटेज। अब इसका क्या होता है, डिसएडवांटेज मैक का क्या होता है, रिक्वायर स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें क्या होता है, स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन हमेशा रहता है, मतलब कोई क्लासीफाइड हो गया तो उसमें ये नहीं हो सकता कि बाद में चेंजेस हो गया। अगर डेट टू डेट किसी का एडमिशन है तो वो डेट टू डेट ही रहेगा। अप्लीकेबल टू फ्यू इन्वायरमेंट, मतलब ये फ्यू इन्वायरमेंट भी अभी तक अप्लीकेबल है। अब हम देखेंगे अपना कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल। हमारा कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है। द कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिंग द सर्वर फ्रॉम लीकिंग इंफॉर्मेशन दैट द यूजर सर्विस कंसीडर कॉन्फिडेंशियल। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मतलब कि एक कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल यहाँ पे ये बात होती है, जैसे कोई जो कंपनी होती है सर्विस प्रोवाइड करती है,
यहाँ पे कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल वहीं यूज किया जाता है। कोई सर्विस है, वो गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट है, वो कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, वो वेब सर्विस प्रोवाइड करे या कोई भी सर्विस हमारी प्रोवाइड करे, तो वहाँ पे क्या होता है, किसी तरह का उसका जो इन्फॉर्मेशन होगा यूज़र का वो लीक ना हो पाए। मतलब जो इन्फॉर्मेशन बस यूजर से लेके जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है बस उन्हीं दो के बीच में रहे, किसी तीसरे बंदे के पास वो इन्फॉर्मेशन ना लगने पाए। द कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल डील विथ प्रिवेंटिंग ए प्रोसेस फ्रॉम टेकिंग डिसअलाउ एक्शन। ये प्रिवेंट करती है जो हमारी डिसअलाउड एक्शन होती हैं, उन लोग सबको जो अलाउड होती हैं एक्शन सिर्फ उन्हीं को ये फॉलो करते एसेस करने देखती हैं, और जो डिसअलाउड होते हैं उनको ये एसेस नहीं होने देती, उनको प्रिवेंट नहीं होने देती। कंसीडर ए क्लाइंट सर्वर सिचुएशन, मतलब अब यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। द क्लाइंट सेंड ए डाटा रिक्वेस्ट टू सर्वर। हम जैसे क्लाइंट हैं, जो हमारा सर्वर है, हमारा गूगल है, हमने उसे एक डाटा दिया। हमें जैसे हम लोग जब यूट्यूब चैनल्स क्रिएट करते हैं तो वहाँ हमें वीडियो वेरिफिकेशन मांगता है, तो हमने उसको डाटा प्रोवाइड किया। द सर्वर यूजेस द डाटा, सर्वर उसने यूट्यूब ने हमारा डाटा को, हमारे वीडियो को यूज किया। परफॉर्म सम इस फंक्शन, मतलब हमारे फंक्शन वो वीडियो हमारा लेता है हमारे चैनल को वेरीफाई करने के लिए, तो उसने हमारा वीडियो लिया, उसके बाद वो फंक्शन प्रोवाइड किया, हमारे वीडियो को लेकर उसने फंक्शन को प्रोवाइड किया, हाँ हमारा चैनल वेरीफाई हो गया। एंड सेंड द रिजल्ट डाटा, मतलब सेंड कर दिया हमारा जो रिजल्ट, हमारा डाटा था उसको उसने डिलीट कर दिया या हमें सेंड कर दिया बैक टू द क्लाइंट। तो ये होता है यहाँ पे हमारा कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं इन सबको फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि अब हमारा वीडियो उसने अपने वेरिफिकेशन के लिया लेकिन उसको बाद में वो पब्लिकली कहीं अपलोड कर दे, तो ये चीज़ें वहाँ पे नहीं होती। ये हर चीज़ें आती हैं हमारी कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल के अंदर। अब आपसे कोई जो सर्वर्स हैं उसने आपसे कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन ली, वो सब यहाँ पे लीक नहीं होनी चाहिए। इन कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल एसेस कंट्रोल इफेक्ट द फंक्शन ऑफ द सर्वर इनटू टू वे। यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारे इफेक्ट हो सकते हैं दो वे में। सबसे पहले हमारा तो पहले देखेंगे हमारा गोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका गोल क्या होता है, यहाँ पे हम पहले वो देखेंगे। द सर्वर मस्ट इंश्योर दैट द रिसोर्स it assess on the behalf on the client include only those resource that the client is authorized to assess। मतलब यहाँ पे यही होता है कि जो चीज़ें क्लाइंट को दी गई हैं एसेस करने के लिए, केवल क्लाइंट उन्हीं चीज़ों को एसेस कर पाए। ऐसा नहीं कि अनएथोराइज्ड जो चीज़ें हैं उनको भी क्लाइंट एसेस कर ले। मान लीजिए कोई जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, किसी क्लाइंट अपने को कोई एक वेबसाइट बना के देती है, तो सिर्फ उस वेबसाइट के बारे में ही उस क्लाइंट को जो है एक्सेस करने की परमिशन हो। ऐसा नहीं कि उस जो होस्टिंग कर रही है, जहाँ पे होस्टिंग हो रही है या जहाँ जो डोमेन कंपनी है या होस्टिंग कंपनी है, उसकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन क्लाइंट आपको एक्सेस कर ले, ऐसे नहीं होने चाहिए। ये होता है हमारे सर्विस प्रोवाइडर का गोल। और उसी दूसरी तरफ हम जो सर्विस प्रोवाइडर का गोल तो हो गया, अब जो यूज कर रहा है उस सर्विस को उसका भी तो कुछ गोल होता है, तो वो गोल भी हम यहाँ पर देखते हैं। द सर्वर मस्ट इंश्योर दैट डज नॉट रिवील द क्लाइंट डाटा टू एनी अदर एंटिटी विच इज नॉट एथोराइज टू सी क्लाइंट डाटा। यहाँ पे यही बात पहले हमने बात कर ली कि किसी क्लाइंट का डाटा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो लीक ना करे, यही एक गोल होता है सर्विस यूजर का। हमारा गोल यही होता है कि हमारा डाटा जहाँ तक के लिए काम के लिए हमने दिया है सिर्फ वहीं तक के लिए यूज किया जाए। अब हम लोग देखेंगे एरर 404 डिजिटल हैकिंग इन इंडिया पार्ट 2 चेस। हमने जो पार्ट 1 चेस था, हमने उसको यूनिट 1 में कवर किया था कंप्लीट, उसको हमने एक अच्छे तरह से समझाया था एग्जाम्पल देके। यहाँ पे हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। अभी फिर मैं एक बार कह देता हूँ, अगर आपने पार्ट 1 हमारा जो यूनिट 1 है उसको स्टडी नहीं किया है तो उसको स्टडी पहले करें, फिर यूनिट 2 पे आएँ। तो यहाँ पे बेसिकली इसमें क्या होता है, हम इसकी बात करते हैं। इन एरर 404 डिजिटल हैकिंग इन इंडिया पार्ट 2 चेस एक्सपर्ट डिस्कस अबाउट द सम अटैक रिलेटेड टू साइबर अटैक। यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे साइबर अटैक में, द अटैकर कैन कंट्रोल द ओवरऑल सिस्टम इफ प्रॉपर सिक्योरिटी इज नॉट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है कि
जो हैकर होते हैं वो आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल में अपने ले लेते हैं, ओवरऑल आपका जो सिस्टम होता है उसको कंट्रोल ले लेते हैं। जो हमारा पार्ट 1 था वहाँ पे क्या होता था, कुछ पार्ट छूट जाते थे, मतलब कुछ पार्ट्स को जो हमारे हैकर नहीं ले पाते थे कंट्रोल में, लेकिन यहाँ पे पूरा सिस्टम ही आपका कंट्रोल में आ जाएगा। हर चीज़ें जो हमारा हैकर के थ्रू होगा, वहाँ पे क्या था, कई अलग अलग मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा सिस्टम आपका हैकर के अंडर कंट्रोल में हो जाएगा। Israel's power grid hit by a big hack attack. It is one of the worst cyber attack ever. मतलब इजराइल का जो पावर ग्रिड था वो हैक हो गया था, हैक अटैक उसमें हो गया था, जो कि आज तक का मतलब सबसे रॉस्ट साइबर अटैक है अभी तक का। ये जब तक अभी तक हम लोग इस चीज़ की बात कर रहे हैं, अब तक का सबसे रॉस्ट साइबर अटैक था। इन 2014 ए हाइड्रो पावर प्लांट इज अब स्टेट न्यूयॉर्क गॉट हैक्ड। मतलब कि जो एक 2014 में एक हाइड्रो पावर प्लांट था न्यूयॉर्क का, वो हैक कर लिया गया था। पूरा जो जितना उसका सिस्टम था हाइड्रो पावर प्लांट का, पूरा सिस्टम ही उसका हैक कर लिया गया था। ईरान इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इट्स मेन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज बीइंग टारगेटेड बाय ए न्यू डेंजरस पावरफुल साइबर वार्म। साइबर वार्म का मतलब भी हम लोग ने यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं कि साइबर वार्म क्या होता है, जो इंक्रीज होता रहता है बहुत ही स्पीड में। वो हमारा क्या होगा, जो ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का, वो पूरा हैक कर लिया गया था। बांग्लादेश बेस्ट ग्रुप हैक्ड इनटू नियरली 2000 इंडियन वेबसाइट 20,000 इंडियन वेबसाइट इंक्लूडिंग द इंडियन बॉर्डर फोर्स। एक बांग्लादेश का ग्रुप था जिसे यहाँ पे बेस्ट के नाम से बोला गया है, लेकिन मैं बेस्ट नहीं बोलूँगा क्योंकि वो बहुत खराब काम किया था, वो बहुत गंदा काम किया था। वो 20,000 इंडियन वेबसाइट को हैक कर लिया था। उसमें इंक्लूड था हमारे जो इंडियन जवान होते हैं उनकी भी जो जो एक वेबसाइट होती हैं जो इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी की, उसको भी उसने हैक कर लिया था। बाद में ये जानकारी मिली थी, बाद में फिर ये सब जो उन लोग ग्रुप था उन लोगों को उन चीज़ों में अरेस्ट किया गया था। तो ये बहुत ही गलत काम था, लेकिन यहाँ पे एक बेस्ट ग्रुप बोल दिया गया, लेकिन बेस्ट मैं तो अपनी तरफ से नहीं कहूँगा। फर्स्ट वायरस दैट कुड क्रैश पावर ग्रिड और डिस्ट्रॉय पाइपलाइन इन अवेलेबल ऑनलाइन फॉर एनीवन डाउनलोड एंड टिंकर विद। ये क्या हुआ था, एक पावर ग्रिड जो होता है हमारे जो एक पावर ग्रिड ऑनलाइन पाइपलाइंस होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे कि कोई भी पर्सन उस पाइपलाइन को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है, उसमें कनेक्ट हो सकता है। इंडियाज बिगेस्ट डाटा ब्रीच व्हेन द SBI डेबिट कार्ड ब्रांच हैपेन। मतलब कि सबसे बड़ा यहाँ पे क्या हुआ था, इंडिया में सबसे ये हमने तो अलग अलग देशों की बात की, हमारे देश से अगर देखा जाए तो ये वाला 20,000 इंडियन वेबसाइट जो हमारी हैक हुई थी और हमारे बॉर्डर की जो सिक्योरिटी हैक हुई थी वो तो आया, लेकिन जो हमारे SBI बैंक होता है इसका भी जो डाटा होता है ये हैक कर लिया गया था। इस जो हमारा पार्ट 2 चेज था इसमें, when this happened bank were initially a state of denial but subsequently they had own up cyber security breach that took place in Indian history। मतलब कि सम टाइम के लिए इसने डिनाई कर दिया था, इसने मतलब एक अपने तरफ से SBI ने बोल दिया था कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ समय बाद इसमें कंट्रोल पा लिया गया था और इस हैकिंग से हम लोग बच निकले थे। ये हमारा जो इंडिया पार्ट 2 चेज है, ये दोनों क्वेश्चन मैक्सिमम पेपर में इंडिया पार्ट 1 या पार्ट 2 हमारा आता जरूर है और ये 10 नंबर में क्वेश्चन आता है। अब हम लोग देखेंगे रूट किट। रूट किट होता क्या है? रूट किट बेसिकली एक तरह का वायरस ही होता है। ये हमने जैसे वायरस पहले यूनिट 1 में पढ़ा था, कई टाइप्स के वायरस होते हैं, बेसिकली ये भी एक तरह का वायरस ही होता है। तो ए रूट किट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड कंटिन्यूड प्रिविलेजेस एक्सेस टू कंप्यूटर वाइल एक्टिवली हाइडिंग its presence. Rootkit is a collection of tools that enable administrator level access of computer और network। मतलब कि ये क्या होता है कि रूट किट कलेक्शन ऑफ टूल, ये कलेक्शन ऑफ टूल होता है कि इनेबल कर देता है एडमिनिस्ट्रेटर लेवल ऑफ यानी कंप्यूटर और नेटवर्क का, कि जिससे मतलब हमारा जो वायरस में हमने यही पढ़ रखा था कि जितने वायरस होते हैं
ये हमारा डाटा जो लीक कर देते हैं, जो हमारा हैकर होता है उसके पास ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारा डाटा। रूट किट में यही सब चीज़ें होती हैं। रूट रिफर टू द एडमिन अकाउंट on the Unix or Linux system, and kit refer to the software component of implement tool. Rootkit is generally associated with malware such as Trojan, worms, virus, conceals their existence or action from the user of other system. हमने ट्रोजन, वर्म्स, वायरस ये सब चीज़ें यूनिट 1 में पढ़ा था। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि दोबारा से मेरे को ट्रोजन, वार्म, ये मतलब जितने वायरस हैं इनको डिफाइन करने, हमने वहाँ पे पूरा वायरस थ्रेड जितने थे 8-10 टाइप के, हमने पूरा वहाँ पे ट्रोजन, वार्म, वायरस हर चीज़ को फुल एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन करने में टाइम टेकन होगा, वीडियो और लंबा होगा, तो मैं यहाँ पे दोबारा उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। तो हम सीधा चलते हैं पर्पस, क्योंकि हमने वहाँ पे पर्पस थोड़ा नहीं पढ़ा था। तो हमने यहाँ पे पर्पस ऑफ रूटकिट देखते हैं। यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ना है ये सही से पढ़ लीजिए, मैं इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं किया। अब हम चलते हैं सीधा पर्पस ऑफ रूटकिट की, जो पर्पस क्या होता है हमारे रूटकिट का। द पर्पस ऑफ रूटकिट इज ए फॉर ए मालवेयर टू गिव इट्स ऑनर ए ऑपरेट परमानेंट हिडन रिमोट एक्सेस टू आवर कंप्यूटर। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसका पर्पस रूटकिट का यही होता है, वायरस का पर्पस यही होता है कि ये हिडन रूप से जो हमारे कंप्यूटर का होता है जितनी इंफॉर्मेशन है वो उस मालवेयर, जो उस मालवेयर का ऑनर होता है या हैकर जो होता है उसके पास ये ट्रांसफ़र कर देता है। टू अवॉइड डिटेक्शन दे टैम्पर विद द सिस्टम टू कंसील प्रेजेंस ऑफ मालवेयर, फॉर एग्जांपल हाइड फाइल एंड इट्स एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल रनिंग प्रोसेस। मतलब कि क्या होता है कि ये सब चीज़ें हमारा जो हाइड फाइल होती हैं या हमारा जो रनिंग टाइम प्रोसेस होता है, तो ये मालवेयर के थ्रू हमारा क्या होता है, हर चीज़ें हमारा जो जितने मेनली देखिए रूटकिट और वायरस का यहाँ पे यही बात की गई थी कि ये हमारे डाटा को लीक करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ रूटकिट यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिए हैं कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी अगर पूछता है कभी तो आप लिख सकते हैं। एंटी रूटकिट हमारा होता है और हैकर डिफेंडर हमारा होता है, ये हमारे होते हैं एग्जाम्पल। एक हमारा ये भी एग्जाम्पल है, ये हमारे सब जो एक रूटकिट के एग्जाम्पल होते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट मैलिशियस रूटकिट टारगेट एट विंडो ओएस, ये हमारा जो था फर्स्ट मैलिशियस रूटकिट था जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट किया था। दिस ईयरली ट्रोजन एंटर्ड ऑगमेंटेड ओएस एट द वेरी लो लेवल ऑफ फंक्शन कॉल। हमने ट्रोजन को पढ़ा था कि ये एक तरह का ट्रोजन होता है, वायरस होता है जो हमारे सिस्टम को हैक कर लेता है और हमारे पूरे सिस्टम को हैकर के पास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर देता है। और ये हमारा जो थर्ड है द फर्स्ट रूटकिट टारगेटिंग मैक ओएस एक्स, जो हमारा ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट किया था। ये हमारा हो गया रूटकिट का जो टाइप्स हमारा एग्जाम्पल है। यहाँ पे टाइप्स हमने देखा, टाइप्स क्या था हमारा, एप्लीकेशन ऑफ रूटकिट, एप्लीकेशन रूटकिट, कर्नेल रूटकिट, बूट लोडर रूटकिट। ये हमने जितने कर्नेल रूटकिट, एप्लीकेशन रूटकिट, मतलब यहाँ रूटकिट का मतलब यहाँ वायरस है, ये यहाँ पे भी रूटकिट का मतलब वायरस। तो हमने कर्नेल वायरस या एप्लीकेशन वायरस और हार्डवेयर, फर्मवेयर, ये हमने सब यूनिट 1 में कवर कर चुके हैं। तो ये पूरा जो वायरस का टाइप ऑफ वायरस वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चेंज भी हो सकता है कि यहाँ पे जैसे मैंने बूट लोडर वहाँ पे शायद यूनिट 1 में नहीं बताया था, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वायरस मेनली यहाँ पे आता है कि डिफाइंड 5 टाइप ऑफ वायरस या 6 टाइप ऑफ वायरस, कुछ मतलब एग्जाम्पल पूछ लेता है कि टाइप्स ऑफ वायरस। तो यही सब चीज़ें होते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है, हमने यहाँ पे अब 5 टाइप के वायरस तो हो गए, लेकिन हम यहाँ पे हम देखें हाउ टू प्रिवेंट, मतलब हम इनसे प्रिवेंट कैसे होंगे। हम तो वायरस आ रहे हैं लेकिन हमको प्रिवेंशन कैसे इनको करना है। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले हमें अवॉइड ओपनिंग सस्पिशियस ईमेल, कि जो सस्पिशियस ईमेल्स होती हैं उनको हमें अवॉइड करना है ओपन करने से। और हमारा अवॉइड डाउनलोडिंग क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, मतलब हम लोग क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है या कोई हमारा वीडियो मेकर होता है या फोटो सेंडर, कोई कई तरह के हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हम लोग वो अगर पैसे से मिलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं क्रैक्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे कि हमें पैसे ना पे करने पड़े उस जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को।
तो उससे बचना है आपको। अगर आप जो क्रैक्ड वाले सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तो उससे आपके सिस्टम में वायरसेस आने के चांसेस इंक्रीमेंट हो जाते हैं और आप वहाँ पे हैक, आपका जो सिस्टम हो सकता है वो हैक हो सकता है। जो हमारा इंस्टॉल सॉफ्टवेयर अपडेट, जो हमें सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं उनको इंस्टॉल करते रहना है, मतलब कि हमेशा जो अपडेट आते रहे सॉफ्टवेयर में उनको भी जो हमेशा करते रहना है। एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर प्रिवेंट वैराइटीज ऑफ मालवेयर, एक हमारा एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर भी आते हैं, तो उनके थ्रू आप जो हमारे मालवेयर उनको आप बचा सकते हैं, आप क्लीन करते हैं, तो वो चीज़ हमारे आते हैं एंटी जो आते हैं मालवेयर सॉफ्टवेयर में। अब हम देखेंगे हमारा जो है डिटॉर यूज्ड इन यूनिक्स यूजर आईडी एंड प्रोसेस आईडीज। यूनिक्स यूजर आईडी एंड प्रोसेस आईडी के मतलब बेसिकली यहाँ पे यही होता है कि हर एक पर्सन के पास हमारा क्या होता है, एक यूनिक यूजर आईडी होती है। हम अगर इंस्टाग्राम पे हम कोई आईडी बनाते हैं, जिस पर्सन ने पहले आईडी को उस नाम से बना लिया है, तो दूसरा पर्सन अगर उस नाम से आईडी बनाना चाहता है तो वो बोल देता है कि दिस आईडी इज नॉट अवेलेबल। जैसे इस समय यूट्यूब ने एक नया फंक्शन लाया है जो हमारा जिसे बोलते हैं हम लोग, हमारा जो नीचे रहता है क्या बोलते हैं उसे, @ से लिख के आता है, उसको एक बार अगर आपने उसको जिसने एक पर्सन ने ले लिया तो उसको दोबारा कोई पर्सन नहीं ले सकता है। वो आता हमारा अभी नया फंक्शन यूट्यूब ने लाया है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है यहाँ पे, आप कमेंट करिएगा कि क्या नाम था, अभी मैं तो बाद में देख लूँगा, लेकिन आप कमेंट जरूर करिएगा कि वो जो यूट्यूब ने वो नया क्या फंक्शन हमारा यहाँ पे लाया है। यहाँ पे देखिए सीधा से यहीं पे लिखा है ड्यूटर इज ए डिफाइंड एज ए फ्यू वर्ड अबाउट यूनिक्स यूजर आईडीज एंड आईडीज एसोसिएटेड विद यूनिक प्रोसेस। एवरी यूजर यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम इज आइडेंटिफाइज ए डिफरेंट इंटीजर नंबर, मतलब कि एक डिफरेंट इंटीजर नंबर से वो आइडेंटिफाइड होता है। दिस यूनिक नंबर इज कॉल्ड एज यूजर आईडी, मतलब वो जो यूनिक नंबर होता है वो हमारा होता है यूजर आईडीज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ UID defined for a process which can be dynamically changed as per privilege of task। हमारा 3 टाइप के यहाँ पर यूजर आईडीज होती हैं, रियल यूजर आईडी, इफेक्टिव यूजर आईडी एंड सेव्ड यूजर आईडी। जो हमारा रियल यूजर आईडी होता है बेसिकली यहाँ पे देखिए क्या, इट इज अकाउंट ऑफ ऑनर ऑफ दिस प्रोसेस, मतलब कि यहाँ पे जो रियल, मतलब हमें रियल से नाम से ही पता चलता है रियल यूजर आईडी, मतलब ये ऑनर जो प्रोसेस कर रहा है वो यूजर आईडी है। हम फिर उसके बाद देखते हैं हमारा जो इफेक्टिव यूजर आईडी, इट इज नॉर्मली सेम एज रियल यूजर आईडी बट सम टाइम चेंज इनेबल टू नॉन प्रिविलेज यूजर टू एक्सेस फाइल दैट कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय रूट। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो इफेक्टिव यूजर आईडी होता है वो सेम ही होता है लगभग जो हमारा रियल यूजर आईडी होता है, उसी की तरह होता है, लेकिन सम टाइम क्या होता है ये चेंज हो जाता है, इनेबल ए नॉन प्रिविलेज यूजर, जो मतलब हमारा गैर विशेषाधिकार, मतलब नॉन प्रिविलेज का मतलब जो जिसका अधिकार नहीं होता, गैर विशेषाधिकार यूजर हमारा एक्सेस करता है, और वो हमारा दैट कैन, ये हमारा जो रूट के थ्रू एक्सेस किया जाता है। जो हमारा सेव्ड यूजर आईडी होता है, इट इज यूज्ड व्हेन ए प्रोसेस इज रनिंग विथ एलिवेटेड प्रिविलेज, जनरली रूट नीड टू सम अंडर प्रिविलेज वर्क, मतलब ये कब यूज किया जाता है कि सम अंडर प्रिविलेज जो वर्क होते हैं उस समय हमारा ये जो सेव्ड यूजर आईडी यूज किया जाता है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय द टेम्पोररी स्विचिंग टू नॉन प्रिविलेज अकाउंट, ये अचीव किया जाता है जब हमारा स्विच किया जाता है, जो हमारा प्रिविलेज अकाउंट से नॉन प्रिविलेज अकाउंट में स्विच करके ये हमारा अचीव किया जाता है। तो ये हमारा यूजर आईडी, तो यूजर आईडी के बेसिकली यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं यूजर आईडी क्या होता है। हम किसी ऐप को जनरेट, किसी ऐप में अपनी ईमेल आईडी या अपना पासवर्ड जनरेट करते हैं, हम अपना उसमें लॉगिन करते हैं, तो हम स्पेशली एक रजिस्टर करते हैं तो हमें यूजर आईडी मिलती है। जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको रोल नंबर प्रोवाइड किया जाता है, उसी तरह कि ये क्या होता है कि स्पेसिफिक होता है, यूनिक होता है। ये पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं कि ये ज्यादातर 5 नंबर या 2 नंबर में पूछता है कि डिफाइन डेटा यूज्ड इन यूनिक्स यूजर आईडी एंड प्रोसेस, तो इसमें टाइप पूछ लेता है, तो ये चीजें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपना इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम। जो हमारा इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम होता है वो क्या होता है, IDS। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम।
An instruction detection system IDS is a system that monitor network traffic or suspicious activity issue alert when such activity is discovered. ये क्या होता है कि हमारे सिस्टम को मॉनिटर करता है नेटवर्क ट्रैफिक से, एनी जो हमारी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, किसी तरह की हैकिंग तो नहीं हो रही है, जब कोई इशू आते हैं उनसे हमें जो अलर्ट प्रोवाइड करता है, यही सब चीजें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन जो सिस्टम होता है ये करता है. इट इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है दैट स्कैन ए नेटवर्क और ए सिस्टम फॉर हार्मफुल एक्टिविटीज और पॉलिसी ब्रीचिंग. मतलब कि पॉलिसी ब्रीचिंग तो नहीं हो रही है, कोई हार्मफुल एक्टिविटीज तो आपके नेटवर्क पे नहीं हो रही है, तो ये चीजें यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर होता है, ये करता है. एनी malicious venture or violation is normally reported either to an administration or collected centrally using security information and event management of system. कि अगर कोई malicious activity होती है, वायलेशन होता है, तो ये जो हमारा क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर होता है या हमारा जो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन के मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको ये इन्फॉर्म करता है. ASIEM system integrate output from the multiple source and uses alarm filtering technique to differentiate malicious activity from false alarm. मतलब ये डिफरेंशिएट करता है malicious activities से कि जो हमारे false alarm हैं या ट्रू अलार्म है उनको ये डिफरेंशिएट करना है. Although instruction detection system monitor a network for potentially malicious activity, they are also dispose the false alarm. मतलब ये malicious activity को डिटेक्ट करता है उसी के बेसिस पे, और जब कोई जो हमारा false alarm होता है तो उसको डिस्पोज करता है. ये हमारा आता है इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम में. अब हम देखते हैं हमारा जो आता है सिक्योरिटी हार्ड. हम यहाँ पे देखेंगे सिक्योरिटी हार्ड का मतलब होता क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा प्रीवियस ईयर में पूछा था, तो सिक्योरिटी हार्ड का क्या मतलब होता है यहाँ पे हम देखते हैं. टुडे इन कंप्यूटर एंड ऑन द इंटरनेट अटैकर इज इजियर देन डिफेंस. मतलब कि हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क में है, हमारे डिफेंस से ज्यादा जो इजी हो गया है अटैक करना. इंटरनेट में डिफेंस से ज्यादा जो अटैक करना इजी हो गया है. देयर आर मेनी रीजन फॉर दिस बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सिस्टम. मतलब कि इसके बहुत सारे रीजन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजन है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी का होता है यहाँ पे. अब देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ सिक्योरिटी. जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये बहुत ही बेकार जो दुश्मन होता है सिक्योरिटी का. द मोर कॉम्प्लेक्स ए सिस्टम इज द लेस सिक्योर. मतलब जितना सिस्टम हमारा कॉम्प्लेक्स होगा उतना वो लेस सिक्योर होगा. A hacker typically target the attack surface. Hacker typically target the attack surface of the system. The attack surface of the system contain all the possible point that hacker might target. मतलब यहाँ पे हैकर जो होता है वो हमारे अटैक सरफेस को टारगेट करता है किसी भी सिस्टम को. एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम मींस ए लार्ज अटैक सरफेस. मतलब कि जितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा तो उसमें उतना ही बड़ा जो हमारा अटैक सरफेस होगा. एंड दैट मीन्स ह्यूज एडवांटेज फॉर द हैकर. मतलब कि उसका फायदा में बहुत बड़ा फायदा मिलता है, हमारे हैकर्स जो होते हैं उनको फायदा यहाँ पे मिल जाता है. इसलिए जो हमारा होता है कोई भी सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स, थोड़ा मैं यहाँ पे यही बात की कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए. तो कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी तो उसमें हैकिंग के चांस थोड़ा कम बनते हैं. अब हमारा आता है एसएस कंट्रोल लिस्ट. हमारा जो एसीएल आता है, एसीएल भी हमारा बहुत ही जानकारी के रखने की चीज है कि एसीएल होता क्या है और इसमें हमें किस तरह की टेक्नोलॉजीज इसमें इंक्लूड होती है, इनकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे. तो हम देखेंगे एसीएल होता क्या है. एसीएल देखिए बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है एन एसएस कंट्रोल लिस्ट इज ए लिस्ट ऑफ परमिशन अटैच्ड टू द ऑब्जेक्ट. एन एसीएल स्पेसिफाइज विच यूजर और सिस्टम प्रोसेस आर ग्रांटेड एक्सेस टू ऑब्जेक्ट एज वेल एज व्हाट ऑपरेशन आर अलाउड इन गिवन ऑब्जेक्ट. बेसिकली जो एसएस कंट्रोल लिस्ट होती है, एसएस का मतलब नाम से ही पता चलता है कि एसएस कंट्रोलिंग, कि जो हमारा कोई अदर पर्सन कंट्रोल करता है, एसएस करता है, उसको ये कंट्रोल करता है. तो मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये परमिशन देता है कि कौन सा पर्सन एसएस कर सके,
या ना कर सके। हम इसका भी जब अभी टेक्नोलॉजी से देखेंगे तो और ये थोड़ा समझ में आएगा कि इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये एज वेल एज व्हाट है ऑपरेशन आर अलाउड ऑन गिवन ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा कि कुछ सर्वर्स होते हैं, कुछ जो आजकल अभी आ रहे हैं आपके जो स्टूडेंट बच्चों के लिए कुछ इंटरनेट के डिवाइसेस आते हैं जिनमें एक स्पेसिफिक फंक्शन अलाउ होता है कि अगर वो बच्चे हैं उनकी एज 18 से लोअर होती है तो उसमें क्या होता है कि जो स्टडी फील्ड्स के रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं वही ओपन होती हैं और जो इधर उधर की वेबसाइट होती हैं जो अनवांटेड वेबसाइट होती हैं वो उसमें ओपन नहीं होती हैं। तो ये क्या होता है, एसएस कंट्रोल लिस्ट जो होता है यही वहां पे बेसिकली काम होता है। आप यहाँ पे ये सब एग्जांपल अगर दे के लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ इसको थोड़ा सा डीप में नॉलेज है। तो अब उसके बाद हम देखेंगे ईच एंट्री इज टिपिकली एसएस एसीएल स्पेसिफाई इन सब्जेक्ट ऑन ऑपरेशन। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी एसेट्स कंट्रोल टर्म जो टेक्नोलॉजी क्या क्या होती हैं वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। इससे हम इसे जो एसेट्स कंट्रोल लिस्ट है इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या एसेट्स कंट्रोल लिस्ट का यहाँ पे मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा जो होता है एसेट्स टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर, जो हमारा जो एसेट्स टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर होता है इनमें क्या क्या इंक्लूड होती हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है जो इंटरनेट ऑफ थिंग, जो हमारे आईओटी होता है वो इसके इंक्लूडिंग में होता है कि कैसे उसको एसेस करते हैं या किसी जो सिस्टम को हम लोग फिजिकली कंट्रोल करते हैं एसेस करते हैं वो सब इसमें इंक्लूड होती हैं। फिर उसके बाद हमारा जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज होती हैं इनमें क्या होता है कि जो हमारे कम्युनिकेशन में आता है जैसे हमारी जो आर्मीज यूज करती हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी की तरह हमारा जो वॉकी टॉकी यूज करती हैं, या और हमारे ब्लूटूथ एसेस कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं जो कंट्रोल में हमारे जो कम्युनिकेशन में बेसिकली आते हैं। हम लोग ब्लूटूथ से कम्युनिकेट करते हैं एंड हमारे जो और काफ़ी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं जो आते हैं हमारा सब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारा वॉकी टॉकी में होता है उसमें हमारा क्या होता है कि हम लोग जब एसेस करते हैं तो उसमें भी जो एसेस कंट्रोल लिस्ट होता है कि इतने उसमें डिफाइन किया जाता है। उसका पहली बात तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हमें जो प्राइवेट रखना पड़ता है, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी रखना पड़ता है, उसे गोपनीय रखना पड़ता है। और फिर उसमें क्या होता है कि लिस्ट बनाई होती है एसेस लिस्ट कि किस वॉकी टॉकी को उसमें कनेक्ट करना है या नहीं कनेक्ट करना, वो भी वहाँ पे एसेस कंट्रोल लिस्ट के अंतर्गत आता है। फिर हमारा आता है ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारे ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी होती है जो पहचान में, जैसे हमारा बायोमेट्रिक होता है। जो हमारा बायोमेट्रिक में क्या होता है कि आपका पहले से बायोमेट्रिक उसमें एसेस होता है, तभी उसी एसेस के जब आपका उसमें पहले से रजिस्टर्ड बायोमेट्रिक होता है उसी के बेसिस पे वो कंट्रोल करता है, आपका एसेस करता है। वो भी सब हमारे आते हैं एसेस कंट्रोल लिस्ट में। हमारा आता है इसी में हमारा कार्ड का भी आता है। हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो हमारा गेट पे कार्ड लगता है कि आज जब हम कार्ड लगाते हैं अपना तभी वहाँ पे गेट ओपन होता है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज जो आती हैं उनमें हमारा होता है जो एक इंटरनेट स्विच फॉर एसेस टेक्नोलॉजी होती हैं, और हमारा जो आईपी बेस्ड एसेस कंट्रोल होता है जो आईपी एड्रेस से हमारा कंट्रोल होता है, वो सब हमारे आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी में। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सॉफ्टवेयर फॉल्ट आइसोलेशन SFI। हम लोग इसका गोल देखते हैं, गोल क्या है। सॉफ्टवेयर फॉल्ट आइसोलेशन SFD is an alternative for unsafe language example C where memory is safely is not granted but need to be enforced at runtime program instrumentation। बेसिकली जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम रन करते हैं जैसे C एग्जाम्पल C होता है, इसमें हम लोग को पहले से मेमोरी का साइज इसका ग्रांटेड नहीं रहता है, वो बाद में एग्जीक्यूट होता है कि कितना मेमोरी उसमें यूज़ हुआ रन टाइम के बाद होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या होता है इसका SFI के अंतर्गत आता है। और जो SFI हमारा होता है SFI प्रोग्राम ट्रांसफर विच कन्फाइंस ए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट टू द मेमोरी सैंडबॉक्स। ये मतलब क्या होता है, प्रोग्राम का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो कन्फाइन करता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के मेमोरी सैंडबॉक्स से। अब यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं जो इसका अप्रोच क्या होता है, SFI अप्रोच किस पे वर्क करता है।
ट्रेडिशनली द SFI ट्रांसफॉर्मेशन इज परफॉर्म एट द बाइनरी लेवल, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर फॉल्ट आइसोलेशन होता है ये बाइनरी लेवल पे परफॉर्म करता है। इज फॉलोड बाय एन पोस्टेरियरी वेरिफिकेशन बाय एन ट्रस्टेड SFI वेरीफायर, मतलब कि क्या होता है सॉफ्टवेयर फॉल्ट आइसोलेशन का जो वेरीफायर होता है उसके द्वारा ये मतलब वेरिफिकेशन किया होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आती हैं सॉफ्टवेयर फॉल्ट आइसोलेशन में। हम लोग का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट अब आता है वो हमारा है VM बेस्ड आइसोलेशन। ये वाला मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देना चाहता आइसोलेशन में, क्योंकि ये बहुत कम पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं VM बेस्ड आइसोलेशन में। बेसिकली VM बेस्ड आइसोलेशन जो हमारा होता है ये होता क्या है, हम लोग जैसे कोई कंप्यूटर सिस्टम में वर्क करते हैं, हम लोग कोई कंप्यूटर सिस्टम में वर्क करते हैं, मान लीजिए हमारा हम एक क्या हुआ हमारे पास ये है हमारा ये हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में यहाँ पे एक है कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पे क्या होता है हम इस साइड से काम करते हैं, हम इस साइड से काम कर रहे हैं हम पर एक सिंगल कंप्यूटर से, लेकिन उसके बैकग्राउंड में उसके बैकएंड में क्या होता है मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वर्क करते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि हमें तो जानकारी यूज़र को जानकारी नहीं होती है, मतलब यहाँ VM बेस्ड मतलब वर्चुअल मशीन, यहाँ पे ये जो सिस्टम होते हैं ये वर्चुअल मशीन की तरह वर्क करते हैं। हम लोग फ्रंट में एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम पे बैठे हैं, लेकिन जो वर्चुअली वहाँ पे ये 30 35 40 कितने भी यूज होते हैं, जैसे हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं या इंस्टाग्राम फेसबुक या काफ़ी चीज़ें हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हम लोग एक मोबाइल से यूज करते हैं। लेकिन अगर उसके बैकग्राउंड में देखा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो उस पर इतने सारे जो उनके वर्कर्स हैं उसके पीछे वहाँ पे वर्क करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि ए VM इज एन आइसोलेटेड इन्वायरमेंट विच एसेस टू सबसेट ऑफ फिजिकल रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। VM में जो वर्चुअल मशीन में क्या होता है जो यूज़र को होता है वो आइसोलेटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, यूज़र को पता नहीं चलता कि वो पीछे उसके कितना ज़्यादा वर्क हो रहा है, वो वर्चुअली वहाँ पे मशीन पीछे वर्क करती हैं, लेकिन यूज़र को लगता है कि मैं केवल जिस सिस्टम पे वर्क कर रहा हूँ केवल मैं यही सिस्टम में मेरा पूरा डाटा है। और यहाँ पे क्या होता है ईच VM अपीयर्स टू रनिंग ऑन द बेयर हार्डवेयर गिविंग अपीयरेंस ऑफ मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ द सेम कंप्यूटर थ्रू ऑल द सपोर्टेड बाय सिंगल फिजिकल सिस्टम। ये जो एक मतलब क्या होता है कि अपीयरेंस देती हैं मैं एक सेम कंप्यूटर में मल्टीपल इंस्टेंस का जो कि सपोर्टेड होते हैं सिंगल फिजिकल सिस्टम में। अभी सबसे इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ए प्रोसेस VM is virtually platform created and individual process and destroy once the process is terminated। यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसका जो पीछे का जितने भी प्रोसेस थे उनको यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। यहाँ पे एक सिंपल लिखा है ए प्रोसेस वर्चुअल मशीन इज ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म क्रिएटेड फॉर इंडिविजुअल प्रोसेस एंड डिस्ट्रॉय वंस द प्रोसेस टर्मिनेट। उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं जब प्रोसेस हमारा टर्मिनेट हो जाता है। वर्चुअली ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ए प्रोसेस VM फॉर ईच वन ऑफ द एप्लीकेशन रनिंग, बट द मोर इंटरेस्टिंग प्रोसेसिंग VMs आर द दोज विच सपोर्ट बाइनरीज कंपाइल्ड ऑन द डिफरेंस इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे सब जितना वर्क करता है हमारा बाइनरी सिस्टम पे ही वर्क करता है। तो ये हमारा हो गया जो VM बेस्ड वर्चुअल मशीन बेस्ड आइसोलेशन है, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे एग्जांपल के तरीके यहाँ पे देख सकते हैं ए सिस्टम VM सपोर्ट एन OS टुगेदर विथ मेनी यूजर प्रोसेस व्हेन द VM रन अंडर द कंट्रोल ऑफ नॉर्मल OS प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होस्ट फॉर ए सिंगल एप्लीकेशन। वी हैव एप्लीकेशन VM फॉर एग्जाम्पल जावा वर्चुअल मशीन्स। ये हमारी क्या होती हैं सब हमारे आता है VM बेस्ड आइसोलेशन के अंदर। तो ये हमारा यहाँ पे सेकेंड यूनिट कंप्लीट होता है। ये हमारा पूरा रिवीजन सेकेंड यूनिट का कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अगर आपने फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट यूनिट आप चैनल पर जाके पढ़ सकते हैं। और आपको ज़्यादा इस सब्जेक्ट में प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है, आपको केवल पास होना है। तो बस आप इतने वीडियो देख करके जितना मैंने बताता जा रहा हूँ वन शॉट वीडियोज़ में, बस इतना आप देखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में गेन कर सकते हैं। तो
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।